घर में एक पार्टी चल रही थी, काफ़ी सारे रिश्तेदार मेहमान आए हुए थे, गाँव के भी काफ़ी सारे लोग थे, यार दोस्त थे। ज़ोर-ज़ोर से डीजे बज रहे थे, तरह-तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। लेकिन उस घर का जो मुखिया था, अपनी पत्नी और अपने 4 दोस्तों के साथ अपनी बेटी को फर्श पर गिराकर उसके साथ मार-पीट कर रहा होता है। और उसके बाद जल्दी-जल्दी आता है, डीजे वाले से कहता है कि इसकी आवाज़ जो है और बढ़ा दो। वह आवाज़ को और बढ़ा देता है। उसके बाद वह घर के अंदर जाता है। वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी के साथ मारपीट करता है। उसको खूब मारता-पीटता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपनी पत्नी के साथ मिलकर, और उसके बाद उसकी चाकुओं से गोद-गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में उसके टुकड़े-टुकड़े करके उसको एक तंदूर में डाल दिया जाता है, और जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स जल कर राख हो जाते हैं, उसके बाद जो है अगले दिन उस राख को उठाकर नदी में फेंक आते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के मुजफ्फरनगर के मुसहरी थाना के ठुमके गाँव का है। ठुमके गाँव का एक पार्षद होता है, उसका बेटा जिसका नाम मिथुन कुमार होता है, उम्र 24 वर्ष होती है। मिथुन कुमार को दूसरे पार्षद नरेश पंडित होते हैं, नरेश पंडित की बेटी चित्रा पंडित के साथ प्रेम प्रसंग होता है। चित्रा की उम्र लगभग 18 वर्ष बताई जा रही है, और दोनों घंटों-घंटों तक डेली बात किया करते थे। लेकिन 24 अप्रैल से जो है मिथुन काफ़ी परेशान लगता है। वह जगह-जगह लोगों के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने उसकी प्रेमिका को कहीं देखा है। बहुत सारे लोगों से वह बातचीत करता है, और साथ ही अपने दोस्तों से जो कि चित्रा के आस-पड़ोस में रहा करते थे, उनसे भी बातचीत करता है कि क्या उन्होंने उसकी प्रेमिका चित्रा को कहीं देखा है। तो मिथुन के जो दोस्त होते हैं उनके द्वारा यह बताया जाता है कि वह आजकल तो घर पर दिखाई नहीं दे रही है, लगभग वह 1 सप्ताह से घर पर नज़र नहीं आ रही है, और ना ही हमने उसे कहीं बाहर आते-जाते हुए देखा है। कुल मिलाकर उसको किसी ने अभी तक देखा नहीं है। यह बात जो है मिथुन एक चौकीदार, जो कि उसी गाँव का चौकीदार होता है, जिसका नाम अनिल कुमार होता है, अनिल से जब बताता है कि ऐसी-ऐसी बात है, जो मेरी प्रेमिका चित्रा है, वह लगभग 5-6 दिन से गायब है, और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। उसको मैंने काफ़ी जगह तलाश कर लिया है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही है। मुझे चित्रा के परिवार वालों पर शक हो रहा है कि कहीं उसके साथ कोई घटना तो नहीं घट गई, उसको कहीं गायब तो नहीं कर दिया। अनिल जब इस बात को सुनता है, तो वह दिमाग लगाता है अपना कि बीते कुछ दिन पहले, यानी 24 अप्रैल को ही जो है नरेश पंडित के घर में पार्टी थी, और पार्टी वाले दिन काफ़ी सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे, गाँव के भी लोग थे। वो पार्टी भी बेवजह हुई थी, पार्टी का कोई मतलब भी नहीं था कि वह पार्टी क्यों रखी गई थी, और डीजे भी इतनी तेज़ी से बजाए जा रहे थे, इतना शोर-शराबा हो रहा था, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? और उसी दिन से ही जो है चित्रा गायब है। कहीं न कहीं अनिल को भी इस बात को लेकर काफ़ी शक होता है, और वह तुरंत ही मुसहरी थाने में कॉल लगाता है। वहाँ के जो कोतवाल होते हैं, उनसे बातचीत करते हुए अनिल बताता है कि जिस लड़की को आप लोगों ने 1 महीने पहले ढूँढकर उनके घरवालों को वापस किया था, जिसका नाम चित्रा है, लगभग 1 सप्ताह से वह गायब है, और उसका जो प्रेमी है मिथुन, वह भी काफ़ी परेशान है। काफ़ी जगह उसको ढूँढ तलाश चुका है, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई, उसको कहीं मिली नहीं। उसको शक हो रहा है, उसका कहना है कि उसके घरवालों ने उसकी हत्या कर दी है। इस करके उसका न तो फ़ोन लग रहा है, और न ही उससे बातचीत हो पा रही है। अब कोतवाल साहब को भी शक होता है, और वह तुरंत ही अपनी टीम के साथ जो पार्षद होते हैं, नरेश नरेश पंडित पार्षद, उनके घर पर पहुँचते हैं कोतवाल साहब। वहाँ पहुँचते ही तुरंत ही नरेश पंडित से कहते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तो नरेश पंडित कहता है कि मेरी जो बेटी है, रिश्तेदारी में गई हुई है, कुछ दिन तक आ जाएगी तो बात करा देंगे। लेकिन जो कोतवाल साहब होते हैं, कहते हैं मुझे अभी बात करनी है। अगर वो नहीं आ सकती है तो मुझे उससे फ़ोन के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए किसी तरह से बात कराइए। वह बहाने बनाना शुरू कर देता है। झूठ-मूठ किसी रिश्तेदार के पास कॉल भी लगा देता है, जो कि फेक कॉल करके उससे बात भी कराता है। अब जब फेक कॉल करके रिश्तेदार से बात करता है, तो फिर नरेश पंडित कहता है कि बात हुई है रिश्तेदार से, वह कह रहे हैं कहीं बाज़ार गई हुई है, और जब बाज़ार से वापस आती है तो बात करा देंगे। लेकिन पुलिस कहती है मुझे अभी बात कराओ। अगर बात नहीं हो सकती है तो मुझे उस जगह का लोकेशन बताओ जहाँ पर वह गई हुई है। इसी दौरान जो है कोतवाल साहब जब पार्षद नरेश पंडित को काफ़ी घबराहट के साथ देखते हैं, उनके माथे से पसीना बहने लगता है, उनको बेचैनी छाने लगती है, और जो भी वह सवाल करते हैं, उनके सवालों का वह जवाब नहीं दे पाते हैं।
कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो कोतवाल साहब होते हैं उनका शक जो है थोड़ा गहरा जाता है। अब वह तुरंत ही उस बताए हुए लोकेशन पर जो है उनके रिश्तेदार के यहाँ अपनी एक टीम भेजते हैं उसको देखने के लिए, और साथ ही नरेश पंडित को यानी पार्षद को थाने ले जाते हैं। थाने ले जाकर जब पूछताछ करना शुरू करते हैं, और साथ ही उधर जो टीम भेजी थी उस टीम को भी वहां पर वह लड़की नहीं मिलती है, चित्रा। और जब नरेश पंडित देखते हैं कि वह बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो वह हार कर आखिरकार अपना गुनाह कबूल करते हुए कहते हैं कि साहब, मैं अपनी बेटी से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने उसको खत्म कर दिया। तो पुलिस पूछती है कि कैसे खत्म किया। वह बताता है कि वह जो मैंने पार्टी रखी थी 24 अप्रैल को, मैंने इसीलिए रखी थी, मैं अगर इस तरीके से उसकी हत्या करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत सारे तंदूर भी मंगा रखे थे जिसमें चिकन वगैरह भी भुना जाता है, और उसी में से एक बड़ा सा तंदूर जो है जिसमें आग जल रही थी, उसी का प्रयोग कर हमने, और जब वह जल गई पूरी तरह से राख हो गई, तो उस राख को हमने नदी में बहा दिया है। अब जब कोतवाल साहब उससे पूछते हैं ऐसा तुमने क्यों किया, तो पार्षद साहब यानी पंडित जी बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी चित्रा को बड़े नाच से पाला, महंगी स्कूल में मैंने उसकी पढ़ाई करवाई, लेकिन एक दूसरा पार्षद जो है, उस पार्षद के बेटे मिथुन के साथ मेरी बेटी का कई सालों से चक्कर था, काफी दिनों से उससे बातचीत करती थी और चोरी छुपे उससे मिला भी करती थी। जब मुझे पता चला तो मैंने उसको काफी रोका टोका, काफी समझाया भी, लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी ना तो मेरी बेटी चित्रा के ऊपर कोई असर पड़ता है और ना ही उसके प्रेमी मिथुन के ऊपर कोई असर पड़ता है। और फिर एक दिन जो है 10 मार्च को दोनों भागकर शादी के लिए चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों की सिफारिश से, आप लोगों की मेहनत से मेरी बेटी पुनः वापस आ जाती है। पुनः वापस तो आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उससे घंटों घंटों बातें करती रहती, और अगर हम कुछ कहते उसे मना करते तो हमसे लड़ जाती, हमारे से जबान लड़ाती। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो हम लोग परेशान होकर उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने की सोचते हैं। और उसके बाद जो है हम एक पार्टी रखते हैं, और उसी पार्टी के दौरान ही जब नीचे बहुत शोर शराबा हो रहा था डीजे का, और साथ ही तंदूर में चिकन वगैरह जब पक रहे थे, उसी दौरान हमने अपनी बेटी को अपने 4 दोस्तों के साथ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसकी चाकू से मारकर हत्या कर दी, और उसके बाद एक एक अंग काट काट कर उसके तंदूर में डालते गए, और तंदूर में डालते डालते वह जलता गया और जल जल कर राख होता चला गया। जब डीजे बज रहा था तो उसके चिल्लाने की आवाज़ जो है बाहर नहीं जा पाई, इसलिए हमने डीजे का व्यवस्था कराया था। साथ ही जो चिकन वगैरह पकाया जा रहा था तंदूर में, उसके साथ ही जो इस तंदूर की जो दुर्गंध थी वह मिक्स हो जाती है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता है, और हम सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। और उसके अगले दिन जब राख ठंडी हो जाती है तो उसको नदी में फेंक आते हैं। अब जब पूरी बात पुलिस सुनती है तो उन चारों लोगों को भी, जो उनके दोस्त थे उनको, और साथ ही इन दोनों पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर इनको जेल भेज दिया जाता है। और एक टीम जो है बनाई जाती है, जो कि जाके उस तंदूर में जो राख होती है, जो बचती है थोड़ी बहुत, उसका सैंपल लिया जाता है, उसको लैब में भेजा जाता है। तो पता चलता है कि वाकई पार्षद पंडित द्वारा बताई गई सारी बातें सच हैं, और इन्होंने ही हत्या की है उसकी। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत मचा हुआ है कि कैसे कोई एक पिता अपनी ही बेटी को इस तरह से मारकर और तंदूर में जला सकता है। शायद आपको भी यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कमेंट के द्वारा जरूर बताइए, किसकी गलती आपको लगती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।